नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। और ये कहानी दोस्तों फरीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित है। तो हम लोग उसी कहानी से संबंधित आज नोट्स बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी तीसरी कसम, जिसका नाम है तीसरी कसम और उर्फ मारे गए गुलफाम। और ये कहानी हमारे जो दोस्त पढ़े होंगे हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग इसकी मूल प्रति पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग इसका नोट्स बना रहे हैं। तो जैसा कि जो हमारे दोस्त हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले से जुड़े हैं वो तो जानते हैं कि पहले कहानी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद उसका नोट्स तैयार किया जाता है। या जो आज भी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए और कहानी से संबंधित नोट्स आज बना लीजिए। फिर कभी टाइम मिले तो आप लोग वो क्लास कर लीजिएगा। नहीं तो जो दोस्त पढ़ चुके हैं ये कहानी तो फिर उनके लिए बेटर ही है। अगर नहीं पढ़ पाए होंगे किसी वजह से तो जाके आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ। इससे पिछली क्लास में ये कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ नोट्स बनाते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाशन वर्ष के बारे में इस कहानी के। तो प्रकाशन वर्ष, और फिर दूसरा बात करेंगे हम लोग रचनाकार। तो ये दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1956 है। 1956 ईस्वी में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। और रचनाकार जैसा कि आप लोग जानते ही हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहीं कहीं पे केवल रेणु नाम भी आता है दोस्तों, तो पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये रहे दो पॉइंट जो हर कहानी से इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम हर बार कहते आते हैं आप लोगों को कि हर कहानी में प्रकाशन वर्ष और उसका लेखक या रचनाकार जानना एकदम मतलब अनिवार्य ही है, ज़रूरी है या अनिवार्य है। तो चलिए ये रहा दो पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेंगे हम लोग रेणु जी पे कि रेणु जी खुद की कहानियों के बारे में क्या कहते हैं। दो पंक्तियाँ हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और रेणु जी अपनी कहानियों के बारे में खुद ही कहते हैं वो कि मेरे साधारण पाठक मेरी कहानियों को तो पूरा अच्छी तरह से समझते हैं। जो उनकी लेखन शैली है और जो इनकी तरमतरता, स्पष्टवादिता और सपाट बयान इनके जो कहानी में है कि जैसे चलता है तो हर पहलू को अपने देश काल वातावरण, जैसे ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे फणीश्वर तीसरी कसम या लाल पान की बेगम ही। तो दोनों की कहानियों को जब ये चलाते हैं तो पूरा वहाँ के आसपास जो घटित घटनाएं होती है और जो घटना, और जैसे गांव मान लीजिए आता चलता है इसी कहानी में तीसरी कसम में, तो उस गांव के बारे में क्या प्रसिद्ध है क्या नहीं और फिर किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारी बातें लेखक हीरामन के द्वारा कहलवाते हैं। तो ये दोस्तों स्पष्टवादिता और सरल और सपाट कहानी है जो किसी भी पाठक को बहुत आसानी से समझ में आती है। तो इनको तो कुछ लोग पसंद करते हैं इस वजह से, लेकिन कुछ लोग हैं इनके जो आलोचक हैं उनको इसलिए पसंद नहीं करते हैं इन्हीं वजह से कि वो सरल और सपाट लिखते हैं और कहानियाँ थोड़ी लंबी हो जाती हैं इनकी। इसकी वजह से इनके जो आलोचक हैं इनकी आलोचना करते हैं। और हम लोग बात करते हैं कि और जो आलोचक है वो बोलते हैं कि इनके कहानियों में अपदार्थ है, अव्यर्थ है, कहानियाँ अच्छी नहीं हैं। फिर और रोमांटिक एवं प्रमाणिक सॉरी दोस्तों, इनको ये भी कहा गया है, कुछ आलोचक कहते हैं कि ये सारे तालाब को गंदा कर देने वाले जीव हैं। जैसे कहानी परंपरा में ये ऐसे कहानीकार हैं जो पूरे कहानी लेखक को मतलब गंदा करते, जैसे कोई मछली तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह इन पे कुछ आलोचक हैं जो ऐसा व्यंग किए हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी पे कि ये ऐसी मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसके बावजूद भी कभी मुझसे इससे ज़्यादा नहीं बोला गया। फणीश्वर जी खुद ही बोलते हैं कि फिर ये सब सुनने के बाद भी मुझसे कभी ज़्यादा नहीं बोला गया कि अपनी कहानियों में मैं क्या ढूंढता फिरता हूँ। मैं अपने कहानियों में खुद को लिख रहे हैं कि मैं कहानियों में मैं अपने आप को ही ढूंढता फिरता हूँ।
फणीश्वर नाथ रेणु जी ये खुद लिखते हैं स्वयं, और अपने को अर्थात आदमी को, लास्ट में अपना वो अर्थ भी देते हैं कि अपने को अर्थात आदमी को। तो दोस्तों ये रहा कुछ जो फणीश्वर नाथ रेणु ने खुद ही अपने बारे में बताया है कहानियों लेखन के बारे में, कि कहानी परंपरा में वो लेखन करते हैं तो आलोचक क्या कहते हैं और साधारण पाठक का प्रतिक्रिया क्या है उस पर, और फिर वो क्या लिखते हैं। वो खुद मैं के बारे में, अपने के बारे में, मतलब वो स्वयं के बारे में, आदमी के बारे में लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों ये रहा कुछ इनका वक्तव्य था, बातें थी इनकी रेणु जी की। अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हमेशा करते आए हैं, कि सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां नोट करते हैं उस कहानी से। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां नोट करेंगे जो परीक्षा में आ सकती है या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग नोट करते हैं कि वो कौन कौन सी पंक्ति है। तो सबसे पहला है कि हीरामन समझ गया, हीरामन समझ गया, और फिर डैश 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 आगे, और फिर लास्ट पंक्ति है इसमें कि मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। तो दोस्तों ये पंक्ति आप लोग अपनी मूल प्रति में ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते हुए समय हाईलाइट करवाए थे, और नहीं भी हैं तो आप लोग ये स्टार्टिंग में ही ये पंक्तियाँ है तो आप लोग ढूंढ के उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग का ये है कि हीरामन समझ गया, और फिर लास्ट में रहेगा कि मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है परीक्षा में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। दूसरी, जब हम लोग बात करते हैं औरत है या चंपा का फूल जब से गाड़ी पर चढ़ी है मह मह भा भा महक रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि औरत है या चंपा का फूल जब से गाड़ी पर चढ़ी है भा 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 महक रही है। तो ये रहा दोस्तों दूसरा पॉइंट जो कहानी में इम्पोर्टेंट है, और ये छोटी सी पंक्ति है इसलिए पूरा लिखवा दिया। अब हम लोग एक और अगली लाइन जो इम्पोर्टेंट है इस कहानी से, क्योंकि चूँकि ये दोस्तों लंबी कहानी है, नहीं तो 3-4 पॉइंट होता तो वो काफ़ी होता, लेकिन हम लोग इसमें 6-7-8 पॉइंट ऐसा निकालेंगे जो कहानी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर आगे हम लोग जैसे बात करेंगे तो देखेंगे कि हीरामन की शादी हुई थी, ये पॉइंट है, हीरामन की शादी हुई थी। हम बोलते चल रहे हैं, जो चीज़ें समझ में ना आए आप लोग हम बोलते चल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और फिर लास्ट में है इसी में कि 5-7 साल की लड़की, 5-7 साल की लड़की। तो ये रहा दोस्तों, ये पूरा लाइन है, स्टार्टिंग का ये है और लास्ट में ये है। ये हमें लग रहा है कि कहानी के मध्य से थोड़ा पहले ये वाक्य आता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए आप लोग, या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप लोग नोट करते रहिएगा। अब चलिए हम लोग अगला 2-4 और पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगली पंक्ति ऐसे है कि इसी में एक अगली पंक्ति देखते हैं, कोई नया सा। तो काला आदमी राजा क्या, काला आदमी राजा क्या, और फिर डैश 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 आगे। इसी में हम लोग देख लेते हैं कि राजा क्या, और फिर लास्ट में है कि अकिल कहाँ से पाएगा, अकिल
कहाँ से पाएगा। तो ये पॉइंट है और ये पंक्ति है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट नहीं, 2-3 पॉइंट और हम लोग देख लेंगे। जैसे कि ये एक वाक्य आया है इसमें कि तुम तो मेरे उस्ताद हो। जब हीराबाई रहती है तो हीरामन को कहती है कि तुम तो मेरे उस्ताद हो, तो तुम तो मेरे उस्ताद हो और फिर डैश डैश डैश, और फिर इसी में लास्ट वाक्य आता है कि एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद, एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। तो ये रही पंक्तियाँ दोस्तों कुछ, और 1-2 और पंक्ति नोट करते हैं नीचे, तब तक इसको आप लोग नोट करते चलिए। तीनों चारों से मत पूछे, अगला पॉइंट है कि तीनों चारों से मत पूछे, और फिर आगे डैश डैश डैश, और इसी में है अगली पंक्ति कि इसी में लास्ट पॉइंट है कि क्या होगा रामायण की ही बात, क्या होगा रामायण की ही बात। तो ये रहे 3 पॉइंट जो और इम्पोर्टेंट हैं इस कहानी में, और 1-2 बस और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करते हैं। उसके बाद अगले कुछ नए पॉइंट पे चलेंगे। तो चलिए, और 1-2 बस पंक्तियाँ बची हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोगों ने हाईलाइट किया है अपने नोट्स को तैयार करने के लिए। तो चलिए, अगले पॉइंट ऐसे है कि उस्ताद फिर आगे जनाना, उस्ताद जनाना, और फिर आगे है कि मुसाफिर खाने आप लोग ना हो तो केवल नोट्स को ऐसे आप लोग हमारे साथ में बस बनाते चलिए, और बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग जब टाइम मिले धीरे से तो कहानी उठा के फिर उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उस्ताद मुसाफिर खाने, और फिर लास्ट में है कि मैं जा रही हूँ गुरुजी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। तो ये एक पॉइंट है, और फिर सबसे अब लास्ट पॉइंट जो हम लोग इस कहानी को रख रहे हैं, तो वो ऐसे है कि हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, और फिर डैश डैश डैश, और फिर लास्ट में कि हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया, हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। तो कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी दोस्तों, ये जो समाप्त होती है, आप लोग जैसा कि अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, तो आप लोग वहीं कर लीजिए, दोनों में से कोई भी। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कहानी के विषय केंद्र पे, कि ये कहानी में क्या क्या है और किस लिए ये कहानी महत्वपूर्ण है। कथा सार की बात होती है तो दोस्तों, जब हम लोग कहानी पढ़े तो बीच बीच में उसको एनालिसिस भी विश्लेषण करते चले थे साथ में। तो आप लोग कहानी रिक्वेस्ट है कि जैसे जो हमारे मित्र दोस्त होंगे नए, तो आप लोग जाके कहानी देख लीजिएगा। बात करते हैं हम विषय केंद्र के इस कहानी के। तो विषय वस्तु या विषय केंद्र जो कहानी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, और यही परीक्षा में पूछा भी जाता है। 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट दे देता है, दे देगा कि इनमें से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है, या कोई भी चीज़ें दे देता है। तो हम लोग सबसे पहले जब बात करेंगे इस कहानी की, तो इस कहानी में लोक संस्कृति को, ये कहानी सबसे पहले
लोक संस्कृति उसमें निहित रस और मर्यादित लोक संस्कृति उसमें निहित रस और मर्यादित और आगे पंक्ति में लिखिए आप लोग कि निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी। निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा दोस्तों इसमें, जो इस कहानी में है और इसकी जो विशेषता है। अगले बात करेंगे हम लोग। तो हीरामन ने इस कहानी की जो अगली जो विशेषता है दोस्तों, तो वो ऐसे है कि इसमें हीरामन द्वारा 3 कसम खाया गया है। तो हीरामन के द्वारा 3 कसम, और वो कौन कौन से कसम है, तो पहला हम लोग नोट कर लेंगे, चोरी चमारी का कोई सामान नहीं ला देगा। तो चोरी चमारी का सामान नहीं ला देगा, हाँ ला देगा ही लिख लीजिए, या भाड़ा नहीं लेगा, लेके नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे कि बांस से उसको प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। जैसा कि कहानी पढ़े होंगे, कहानी में एक बार जब बांस लाद के लेके जाता रहता है तो आगे मोड़ पे एक लड़की स्कूटी से जाती है और वो बेचारा उसको देखने लगता है, और उसको बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी जाके एक घोड़े से कोई जा रहा होता है। तो घोड़े ऐसा ही वाकया है कि घोड़े से जा रहा है तो उसकी गाड़ी में जाके बांस फंस जाती है, और जिसके चलते उसकी कुछ कोड़े या कुछ है ऐसा वाकया उस कहानी में कि उससे पिटाई होती है उसकी, बच्चा चाबुक या कुछ भी रहता है। तो इसके चलते वह अब बांस नहीं लादनी करता, और दूसरी चोरी चमारी का सामान नहीं लादेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही दिया है कि मुनीब जब कोई सामान ये लेके जा रहा होता है वहाँ पे फिर पकड़ा जाता है, तो ये बेचारा जैसे तैसे कूद के बैल को खोल के कूद फान के भागता है। तो ये, और तीसरी कसम जो खाया है जिसपे ये कहानी का नाम है, तो वो कि कंपनी की औरत, कंपनी की लड़की या कंपनी की औरत नहीं बैठाएगा, तो कंपनी की औरत नहीं बैठाएगा। तो ये रहा 3 पॉइंट, क्योंकि ये 3 कसम थी जो इस कहानी में हीरामन के द्वारा उठाई गई थी। और एक और पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए इस कहानी में कि ये जो कहानी थी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है कि जो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी है, तो ये कहानी विशेषता में या दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये ठुमरी रेणु जी की कहानी है। ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। चूँकि ये पॉइंट हमको पहले लिखवा देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। तो ये ठुमरी कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है। तो दोस्तों इस तरह बस यही है, इसमें बाकी कहानी वही सरल सपाट है जैसा कि है, और इस कहानी में और इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी वो लोग कुछ पात्र हैं, आइए पात्रों के नाम जान लेते हैं। है तो कहानी बड़े मज़ेदार, जो हमारे दोस्त पढ़े नहीं होंगे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी लंबी कहानी है, पर मज़ेदार है। अगर एक बार आप कहानी में उतर जाए ना, तो फिर आप लोग उसमें डूब जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे पात्र या चरित्र। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो 2 लोग तो इसमें है ही, हीरामन और हीराबाई। हीरामन और दूसरा हीराबाई, जो पूरे कहानी में चर्चा में रहते हैं। तीसरा हम लोग
इसमें करेक्टर की बात करते हैं तो पलट दास हैं, लाल मोहर हैं, पलट दास, फिर लाल मोहर, लहसनवा, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे धुन्नीराम लाल मोहर का नौकर, और फिर धुन्नीराम और एक और आता है इसमें करेक्टर लाल मोहर का नौकर। तो ये रहे दोस्तों कुछ पात्र, और ये कहानी इन लोगों का जब से आते हैं क्लाइमेक्स के बाद, जैसे कह सकते हैं कहानी में जब ये लोग अंदर जाते हैं वहाँ पे स्टेज पे जब शो शुरू होता है और हीरा बाई आके अपना कला दिखाती है, तो वहाँ पे तमाम तरह के लोग जुटे रहते हैं, तो कमेंट भी करते हैं कि ऐसी है वैसी है। तो ये लोग लट्ठा उठा लेके गए होते हैं, लड़ाई वड़ाई शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हमारी वो मतलब जो भी है हीरा बाई जैसे मतलब ये गाड़ी पे ढोक ले गया रहता है हीरा, तो इसको थोड़ा बहुत लगाव हो जाता है। तो फिर वो वही बात है, फिर लड़ाई करते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकती है, और वहाँ पे ये लोग बवाल कर देते हैं। तो कहानी ऐसे ही बड़ी मज़ेदार है। तो अब इस कहानी से कुछ बचा नहीं है दोस्तों हमारी तरफ से, बाकी नोट्स वगैरह जो भी था हम लोग तैयार कर चुके हैं इससे, और जो इम्पोर्टेंट था वो आप लोगों को हम बता चुके हैं। बाकी इससे के अलावा भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप लोग ज़रूर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा मैसेज, उसका जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। बाकी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाकी हम लोग यहीं पे ये क्लास आज की समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। चूँकि इससे पहले आप लोग को एक बार याद दिला दे कि लाल पान की बेगम कहानी पढ़ाई जा चुकी है इसी से पहले, क्योंकि दोनों फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी थी, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। तो लाल पान की बेगम कहानी अगली क्लास में उसी से संबंधित नोट्स तैयार किया जाएगा। आज जो कहानी रही तीसरी कसम से रही, तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में लाल पान की बेगम कहानी का नोट्स पे कुछ चर्चा करते हुए। तब तक की आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।